They are the students from Amity Group of Schools from Pushvihar, Noida and Saket. For sharing that proud moment, we have students at our studio. Welcome to the show. Along with we have the finance professor from University of Delhi, Mr. Narendra Kumar Nigam, who was earlier a derivative trader in stock market. Welcome to the studio, sir. So मानव, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या था, बेसिक उसकी थीम क्या था। हम चाहेंगे कि आप हमारे पूरे ऑडियंस को इसके बारे में बताइए। इस प्रतियोगिता में जिसमें आमिटी ग्रुप ऑफ स्कूल्स के बच्चों ने भाग लिया, इसका नाम है KWHS वॉटन इन्वेस्टमेंट कंपटीशन। इस प्रतियोगिता में हमें एक अप्रूव्ड स्टॉक लिस्ट दी गई थी और हमें इक्विटीज में इन्वेस्ट करना था हमारे एक क्लाइंट जिसका नाम है जैक अब्राहम के लिए। हमें उसकी रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए ऐसे सौदों में पैसा डालना था जिससे कि उसका प्रॉफिट बढ़े, उसके रिस्क को देखते हुए। इस कंपटीशन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था कि पहले हमारे को रीजनल लेवल पे compete करना था। इसमें करीब 150 टीम्स ने हिस्सा लिया। उन 150 टीम्स में से जो वॉटन के एक्सपर्ट्स थे उन्होंने 10 टीम्स फाइनलाइज करी जिन्होंने मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया के लेवल पे प्रेजेंटेशन दी। उस प्रेजेंटेशन में कुछ एक्सपर्ट्स मौजूद थे और उन एक्सपर्ट्स की सलाह लेकर 3 टीम्स को हर एक रीजन से आगे बढ़ाया गया। वो टीम्स जाकर वॉटन स्कूल ऑफ बिजनेस, यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया में अपनी प्रेजेंटेशन दी और उसके बेसिस पे प्रतियोगिता के पुरस्कार घोषित करे गए। आमिटी ग्रुप ऑफ स्कूल्स की जो पोजीशन थी इस कंपटीशन में वो थी 3rd। अगर आपको लॉन्ग टर्म में जाना है तो आपको फंडामेंटल्स देखने ही पड़ेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल्स बहुत हेल्प करते हैं। हाँ, अगर आप शॉर्ट टर्म व्यू देख रहे हैं तो क्या पता टेक्निकल एनालिसिस आपको कुछ ज़्यादा हेल्प कर पाए, क्योंकि फंडामेंटल्स का जो मार्केट पे इम्पैक्ट होता है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही आता है। क्या हमें कभी अपना स्टॉप लॉस चेंज करना चाहिए कंसिडरिंग द कंडीशंस ऑफ द मार्केट? देन मार्केट कंडीशन चेंज हो गई तो इसका मतलब है आपने कहीं खरीद, स्टॉप लॉस का मतलब है नीचे मार्केट प्राइस जा रहा है, आपने ऊपर कहीं खरीदा हुआ है, अब मार्केट चेंज हुई है तो इसका मतलब और नीचे भी जा सकता है। तो आपको अपने जो आपने एक डिसीजन लिया था कुछ टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे या फंडामेंटल के बेसिस पे, उसको साथ देके अपना पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट क्लोज कर दीजिए, नई एनालिसिस कीजिए, आप दोबारा से एक नया डिसीजन ले पाएंगे। और उससे एक फायदा क्या होगा, जो आपका पहले वाला लेफ्ट ओवर जो आपका बर्डन है आपके ऊपर वो हट जाएगा। अब आप उस स्टॉक को नई तरह से देखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 500 में बाय किया था, 450 आ गया, आपका स्टॉप लॉस प्राइस आ गया। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं, आप उसे छोड़ देंगे तो आपका प्रॉफिट हमेशा बुक करने के लिए 500 के ऊपर ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पहले को लॉस बुक करके 450 पे नया ध्यान से करेंगे तो क्या पता 470, 480 पे उसे क्लोज कर पाए। आपके हिसाब से हमें लॉस या फेलियर को कैसे टैकल करना चाहिए? लॉस और फेलियर मतलब ये आप इसको देख सकते हैं कि कुछ आपने लर्न किया है, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई ट्रेडर ऐसा हो जिसने लॉस ना किया हो। मैं भी ट्रेडर था, मेरा भी कभी ना कभी लॉस हुआ होगा, लेकिन हर लॉस से अगर मुझे कुछ सीखने को मिलेगा तो वो मेरी कॉस्ट हो जाएगी, वो मेरा लॉस नहीं है। उस लॉस को कहीं ना कहीं कॉस्ट में कन्वर्ट कर दो तो वो फ्यूचर में प्रॉफिट आ जाएगा। सर, इस कंपटीशन के दौरान हमने एक नए सब्जेक्ट के बारे में सीखा, एक नए विषय के बारे में सीखा जिसका नाम है बिहेवियरल फाइनेंस। इसमें हम इन्वेस्टर्स की साइकोलॉजी डिस्कस करते हैं। तो सर, हाउ इम्पोर्टेंट इज एन इन्वेस्टर्स थिंकिंग एंड हाउ डज इट अफेक्ट द मार्केट? जो मार्केट जो चेंज होती है, दिस इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी। मार्केट अपने आप से तो चेंज नहीं होगी। मैं बाय करूंगा, कोई सेल करेगा, एक नंबर ऑफ इन्वेस्टर बाय करेंगे, सेल करेंगे, और वो बाय सेल कहाँ से करेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ चल रहा होगा। तो ये बहुत ज़्यादा जो बिहेवियर फाइनेंस जो सब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है हमारे स्टॉक मार्केट में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर हम किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम उसका बाइंग पॉइंट, एंट्री पॉइंट कैसे पता करें, या फिर अगर हमने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है तो हम कैसे डिसाइड करें कि उसमें से एग्जिट कब करना चाहिए? आप नॉर्मल रिटर्न का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं और +-1 स्टैंडर्ड डेविएशन, +-2 स्टैंडर्ड डेविएशन, +-3 स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस मे बी वन ऑफ द क्राइटेरिया। सेकेंडली, आप फंडामेंटल्स के थ्रू जा सकते हैं और अपना एक रिस्क एपिटाइज देख सकते हैं। कैसे आपने 500 पे कोई स्टॉक बाय किया है और आपको पता है कि आप 100 रुपीज़ का लॉस आपके लिए सब, इतना लॉस में आपको कोई पैनिक नहीं होगा, तो आप 400 एक स्टॉप लॉस बना के चल सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स के जो इम्पैक्ट है मार्केट में वो थोड़ा टाइम से ही आएगा। तो आपको एक अपना जो स्टॉप लॉस है थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा।
लेकिन इसका आंसर तो आपको ही निकालना पड़ेगा कि किस बेसिस पे आपको अपना स्टॉप लॉस या स्टॉप प्रॉफिट डिसाइड करने का प्राइस। सर ड्यूरिंग आवर इन्वेस्टमेंट्स हमने अराउंड 30% ऑफ द कैश 30% ऑफ आवर अमाउंट एज कैश रखा था, क्योंकि हमें लगा था कि मार्केट्स बहुत वॉलेटाइल हैं बिकॉज ऑफ चाइना's क्राइसिस एंड द एनपीए क्लीनिंग प्रोग्राम बाय द आरबीआई इन इंडिया। सो सर व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द करेक्ट is the sufficient amount that we should keep as cash considering the environment that was prevailing in the recent months? देखो क्राइसिस के टाइम में तो मैं कहूँगा भाई पूरा ही कैश कर लो, क्योंकि क्राइसिस अगर वो क्राइसिस है तो मार्केट तो नीचे जानी है या आप शॉर्ट सेल करके चलिए, ठीक है। 30% 40% जो भी डिसाइड करना वो इन्वेस्टर को डिसाइड करना होता है। आपके लिए क्या पता वो क्राइसिस है और मेरे लिए क्या पता वो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन है, ठीक है। क्राइसिस तो इन्वेस्टर्स के व्यू में होता है कि मुझे देखना वो क्राइसिस क्या है। आप देखेंगे इंडिया में भी 2007-8 में क्राइसिस आई थी, लेकिन कितने टाइम वो सर्वाइव की? नॉट इवन 1 ईयर और 2 ईयर। आप आज देखेंगे आपका जो सेंसेक्स है वो किस लेवल पे है, वो 9500 पे चला गया था, आज 27-2800 भी टच कर चुका है, ठीक है। तो ये आपको देखना है, आपको डिसाइड करना वो क्राइसिस है नहीं। अगर आपको लगता है क्राइसिस है तो आप मार्केट से आउट हो जाइए। सर स्टॉक मार्केट एक बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल चीज है और रिस्क बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इट्स अ डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी। तो सर आप क्या एडवाइस करते हो कि जब हम पोर्टफोलियो बनाएं तो हम कौन से मेजर पे ले रिस्क? वी शुड मेक इट अ हायर रिस्क, अ मॉडरेट रिस्क और अ लोअर रिस्क पोर्टफोलियो? वो डिसाइड आपको खुद करना पड़ेगा। आपको देखना है आपको कितना रिस्क, आपकी कितनी कैपेसिटी है रिस्क लेने की। हायर यू अगर आपकी कैपेसिटी रिस्क लेने की ज़्यादा है तो प्रॉफिट होने की, क्योंकि रिस्क एंड रिटर्न साथ साथ चलते हैं। आपने ज़्यादा रिस्क किया तो ज़्यादा प्रॉफिट आने के भी चांसेस होते हैं। उसका कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि मैं आपको बता दूं एक्स रिस्क पे आप जा सकते हैं। क्या पता मेरे लिए 10,000 1 लाख रुपीज़ कम रिस्क हो, आपके लिए 10,000 या 1 लाख रुपीज़ बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो वो डिसाइड आपको अपनी वेल्थ और अपनी जो आपका साइकोलॉजी है, रिस्क अवर्सर, रिस्क न्यूट्रल या रिस्क लवर जो भी है, आप जिस भी तरह के आप ट्रेडर हैं वो आप उनके बेसिस पे ही डिसाइड करेंगे। आपके हिसाब से जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो उस कंट्री के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमें कौन से कंसिडर करने चाहिए? कभी कभी कोई एक वेरिएबल इम्पैक्ट कर रहा होता है, कभी दूसरा वेरिएबल इम्पैक्ट कर रहा होता है, कभी तीसरा, और ये सब आपको एक्सपीरियंस से आएगा। ऐसा कहीं टेक्स्ट बुक या कहीं नॉलेज से नहीं आएगा कि एकदम से आपको पता है कि मुझे इस वेरिएबल को लेके स्टॉक मार्केट में जाना चाहिए। क्या हमें टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ फंडामेंटल एनालिसिस भी यूज करना चाहिए? हमने क्या करा, हमने टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पे एक स्टॉक सेलेक्ट कर लिया। अब क्या उस स्टॉक को सिलेक्ट करने के बाद हमें ये भी देखना चाहिए कि ये स्टॉक हमें किस लेवल पे खरीदना चाहिए बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस, या फिर कुछ समय बाद वो स्टॉक जब अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू अटेन करेगा तो फिर वो चीज नेग्लिजिबल हो जाएगी? फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल जो दोनों ये एनालिसिस हैं, दोनों बेस्ड होते हैं आपके टेन्योर के हिसाब से, आपको क्या व्यू लेना है। जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, फंडामेंटल्स का इम्पैक्ट एकदम से नहीं आ पाता है, लेकिन आएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपके कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हैं तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एंड टेक्निकल एनालिसिस तो उसके केवल पास्ट बिहेवियर के बेसिस पे आपको बताएगा कि किस तरह से वो मूव करेगा शेयर, जो उसने पास्ट में किया है। उसको फ्यूचर से, उसके कॉन्सेप्ट्स के, कंपनी के विजन से मतलब नहीं है, उसके पास्ट ट्रेंड से मतलब है। तो सबसे अच्छा तो फंडामेंटल्स होता है ओनली फॉर इन्वेस्टर। मैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, बाकी जॉबर या स्पेकुलेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, अगर आपने दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है। अब दोनों को मिक्स करके देखिए कि आपकी कंपनी को दोनों किस कंपनी को बोल रहे कि बाय करें। कंपनी तो बहुत सारी है, इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनी होती हैं। अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसमें फंडामेंटल्स भी बाय करने को बोल रहा है और आपके टेक्निकल एनालिसिस भी बाय करने को बोल रहे हैं, तो उस कंपनी को चूज कर लीजिए। जब आप एक कंपनी को असेस करते हैं तब आप कौन से फाइनेंशियल रेशियोज को देखते हैं और जांच करते हैं? दैट डिपेंड्स इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर कि किस फाइनेंशियल रेशियोज पे आपको जाना है, किस फाइनेंशियल रेशियोज पे नहीं जाना है। आप डेट वाला भी देख सकते हैं। अगर किसी कंपनी के पास एक लिमिट से ज़्यादा डेट है तो वो उसके लिए नेगेटिव है। आपका प्रॉफिट कितना है कंपनी का, प्रॉफिट आपका आपकी एसेट्स के कंपैरेटिव प्रॉफिट कितना है, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है। क्या पता आपने उस पर्टिकुलर ईयर कोई एसेट को सेल कर दिया और उससे आपका प्रॉफिट आ गया, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट वहाँ पे कितना आ रहा है, आपका करंट रेशो कितना है, आपका लिक्विड कैश कितना है। अगर मार्केट में आपके पास अपॉर्चुनिटी आ गई
तो आपको कैसे देखना है, कोई एक रेशियो देख के नहीं चल सकते, आपके काफी इंपॉर्टेंट रेशियोज होते हैं जो कि आपके प्रॉफिट, डेट और कैश, इन तीन का इम्पैक्ट आपको देखना चाहिए। अक्सर हम इस मार्केट में देखते हैं कि हम जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा चीजें जानने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं हमें फंडामेंटल एनालिसिस भी आ जाए, टेक्निकल भी आ जाए, हम सेंटिमेंट्स भी एनालाइज कर लें, पर सब चीज किसी एक पोजीशन के हित में नहीं जाती कभी कभार। तो ऐसे केसेस में बहुत टाइम एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है कि बहुत कुछ जानते हुए भी हम कुछ कर नहीं पाते। तो इस केस में कंक्लूजन कैसे ड्रॉ करी जाए? स्टॉक मार्केट में आप कहीं पे भी लाइन नहीं खींच सकते। जो स्टॉक मार्केट है वो हर दिन एक नई मार्केट होती है, लेकिन आपको देखना है किस पर्टिकुलर टाइम पे कौन सी स्ट्रेटेजी काम करेगी। कभी भी ऐसा नहीं है कि सारी स्ट्रेटेजी एक ही टाइम पे सारी काम कर जाए, हर स्ट्रेटेजी का टाइम आता है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि किस स्ट्रेटेजी पे कब आपको इम्पैक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि एक ही स्ट्रेटेजी पे जाके या एक ही चीज के कभी फंडामेंटल्स काम आएंगे, कभी आपके टेक्निकल्स काम आएंगे, कभी आपकी स्ट्रेटेजी काम आएगी, और बस वो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी स्ट्रेटेजी आपको कब आएगी, और वो एक्सपीरियंस से ही आएगा। आपको कोई बुक या क्लासरूम में आपको जाके नहीं पढ़ा सकता। सर, जब हम यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया वॉटन स्कूल ऑफ बिजनेस गए थे तो उन्होंने भी फाइनेंशियल लिटरेसी पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया था, एंड दे वर एनकरेजिंग मोर पार्टिसिपेशन फ्रॉम साउथ एशिया एंड मिडल ईस्ट रीजन, जो कि हमारा रीजन है। तो सर, आपके हिसाब से इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी स्प्रेड करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए? अभी आप देखेंगे आरबीआई ने एक अपना फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जो आपको स्कूल लेवल से ही आपके कहीं ना कहीं आपके पास आने वाला है। आप आरबीआई की साइट से जाकर उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप देखेंगे यूनिवर्सिटी में श्रीराम कॉलेज है जिन्होंने फाइनेंशियल लिटरेसी को अभी भी उनके लिए एक शॉर्ट टर्म कोर्स स्टार्ट किया है कि जिससे बच्चों की फाइनेंशियल लिटरेसी ज्यादा आ पाए। जाने से पहले आप हम लोगों को कुछ बताना चाहेंगे? मैं आप लोगों को, बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट, ठीक है, आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपने मेरे से जो भी इंफॉर्मेशन ली आप अपने प्रोजेक्ट्स में यूज कीजिए। ये आपकी स्टेज नहीं है उसको आप मार्केट में जाके, आप एक्चुअल मार्केट में, रियल मार्केट में जाके उसको अप्लाई करें, क्योंकि हर प्रोफेशन के पीछे एक बेसिक नॉलेज, आप एडवांस नॉलेज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप सीए करते हैं, सीए में भी आपको 2 और 3 ईयर का एक इंटर्नशिप करनी पड़ती है। आप एमबीबीएस करेंगे तो डॉक्टर लेवल आप एमबीबीएस करके डॉक्टर बनेंगे, उसके लिए भी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। तो यहाँ पे भी आपको एक पूरी नॉलेज लेने के बाद जाइएगा। ऐसा ना हो कि आपको लगे कि आप बहुत ही आपके पास नॉलेज आ गई और आप तैयार हो गए हैं कि स्टॉक मार्केट में जाके हमें प्रॉफिट कमाना है। टाइम आने पे आप स्टॉक मार्केट में जाइएगा, ये टाइम आपका लर्निंग का है। अभी आप केवल लर्न कीजिए और ऐसे प्रोजेक्ट, मैक्सिमम ऐसे प्रोजेक्ट में ध्यान दीजिए जो आपको क्लासरूम टीचिंग के बाहर लेके प्रैक्टिकल नॉलेज दें। Well, thank you, students, and I hope you have a list of advice and suggestions for a future project. And again, a heartiest congratulations to all of you from my entire team. Thank you so much. And thank you, sir, for coming over here and guiding our students for their future betterment. Thank you so much. Thank you.